नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीगल रिसर्च एंड मूट कोर्ट के यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो इसमें हम यूनिट 3 कवर करेंगे और फिर लास्ट यूनिट हमारी रह जाएगी यूनिट 4, वो जल्द ही हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो इसका सिलेबस है वो ये है। जो यूनिट नंबर 3 है वो बात करता है टेक्निक्स ऑफ लीगल रिसर्च की। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक हमने मूट कोर्ट डिस्कस किया, अब लीगल रिसर्च की बारी है। तो बेसिकली 2 यूनिट्स मूट कोर्ट पर बेस्ड है और 2 यूनिट्स लीगल रिसर्च में। जिसमें टेक्निक्स में जो सबसे पहले टेक्निक डिस्कस की हुई है वो है साइंटिफिक रिसर्च इन लॉ, द नेचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, एप्लीकेबिलिटी ऑफ साइंस इन सोशल साइंस एंड लॉ। तो बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च की बात की है। सेकंड आपका टॉपिक आता है दैट इज रिसर्च अप्रोच, हिस्टोरिकल, कंपैरेटिव, सोशल सर्वेज एंड केस स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम एंड प्रिपेयरिंग हाइपोथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, डॉक्यूमेंट एंड कंटेंट एनालिसिस, क्वेश्चनएयर, प्रिपेयरिंग फॉर फील्ड इंटरव्यूज एंड गाइडलाइंस फॉर इंटरव्यूज, नेचर एंड टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। उसके बाद फिफ्थ टॉपिक आपका है रिसर्च एथिक्स एंड लास्ट टॉपिक आपका आता है प्रोसेस ऑफ डेटा एंड रिसर्च फाइंडिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली ये यूनिट आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके लिए अगर आप फ्यूचर में एलएलएम करने का डिसाइड कर रहे हो या पीएचडी फील्ड में जाना चाहते हो तो उस केस में आपके लिए ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आपको लीगल रिसर्च करनी है तो उस केस में आपकी ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिक्स ऑफ रिसर्च बताए हुए हैं। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ रिसर्च आपको पता होगा तभी आप रिसर्च कर सकते हो इन फ्यूचर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज साइंटिफिक रिसर्च इन लॉ। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि साइंटिफिक रिसर्च इन लॉ। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज साइंटिफिक रिसर्च। तो बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च से आप लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हम साइंस के फील्ड में जा रहे हैं। साइंटिफिक रिसर्च का मतलब ये है समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन एविडेंस। तो बेसिकली जहां पे एविडेंस इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो हो जाएगी साइंटिफिक रिसर्च। अब एविडेंस दो तरीके से इन्वॉल्व हो सकता है। अगर कोई ऑलरेडी स्टैब्लिश डॉक्ट्रिन है तो उसका कोई एविडेंस कि किस एविडेंस के बेसिस पे डॉक्ट्रिन स्टैब्लिश की गई, और या फिर अगर कोई हम ऑन फील्ड रिसर्च करते हैं जिसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल स्टडी, तो वो क्या होती है ऑन फील्ड रिसर्च होती है। मतलब डॉक्ट्रिनल रिसर्च नहीं होती, मतलब बनी बनाई बातों को हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम नई चीज को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच में जाके। मतलब फील्ड पे क्या एप्लीकेशन ऑफ लॉ हो सकता है उसके बारे में हम एवोल्यूशन चाहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एविडेंस बेस्ड मेथड होते हैं टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड इंप्रूव लीगल सिस्टम्स, रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली ये होता है साइंटिफिक रिसर्च। अब नेचर पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, सिस्टमैटिक अप्रोच। क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये एविडेंस बेस्ड अप्रोच है। तो एविडेंस कलेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं एफआईआर की, तो एफआईआर होने के बाद सबसे पहले साइट पे जाते हैं। ऐसे नहीं कि मान लो एफआईआर की गई और वहां पे 5 लोगों का नाम ले लिया गया तो 5 लोगों को फोन करने लगे, ऐसा नहीं होता। पहले साइट पे जाते हैं जहां पे ऑफेंस हुआ है, पहले वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद पता करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन था। उसके बाद फिर कौन कौन का पता करके फिर उनको एक एक करके इंक्वायरी की जाती है कि उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा। तो बेसिकली क्या है, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, और जो कि स्टार्ट होता है हाइपोथेसिस या क्वेश्चन से। ठीक है, तो हाइपोथेसिस और क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि जब भी हम रिसर्च शुरू करते हैं, जैसे मान लो हम रिसर्च शुरू कर रहे हैं कि जो बीएनएस है या बीएनएसएस जो है वो जब अप्लाई हुआ इन 2024, तो क्या वो सही समय था बीएनएस या बीएनएसएस को अप्लाई करने का, या फिर हम ये रिसर्च कर रहे हैं कि क्या जो बीएनएस या बीएनएसएस जो है वो सोसाइटी में वो इंपैक्ट ला पाएगी जो उसका एम है। ठीक है, ये हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए। अब जब हम ये रिसर्च शुरू करते हैं तो हम एक मेंटल प्रिपरेशन लेके चलते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकता है। ठीक है, तो रिसर्च के साथ साथ हमारे दिमाग में एक आंसर होता है कि इस रिसर्च में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो उनका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है साइंटिफिक रिसर्च में, दैट इज ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव मतलब आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्टिव पे, किस एम पे पहुंचा जाती है आपकी रिसर्च, तो वो होती है साइंटिफिक रिसर्च। तो बेसिकली क्या है, साइंटिफिक रिसर्च एम टू एलिमिनेट पर्सनल बायस एंड रिलाइज ऑन फैक्चुअल डेटा एंड एविडेंस। तो बेसिकली पर्सनल बायस मतलब एक पर्सन की क्या, किस तरफ उसका इंक्लाइनमेंट है, वो क्या सोचता है, उस पर डिपेंड नहीं करती साइंटिफिक रिसर्च, बल्कि किस पे करती है, जो फैक्चुअल डेटा है, जो डेटा कह रहा है उस डेटा का क्या इंटरप्रिटेशन है, प्लस जो सबूत और गवाह कह रहे हैं उसका क्या इंटरप्रिटेशन है। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो होता है वो इस पे डिपेंड करता है। उसके बाद थर्ड चीज आती है आपकी इंपेरिकल एविडेंस। इंपेरिकल का मतलब आप कहीं भी अगर आपको आज या भविष्य में कभी भी इंपेरिकल शब्द दिख जाए तो उसमें आपको समझना है कि इंपेरिकल मतलब ऑन फील्ड। तो बेसिकली ये घर बैठ के या फिर जैसे अभी आप लोग लॉ पढ़ रहे हो तो ये क्या है, डॉक्ट्रिनल रिसर्च है, मतलब आप बनी बनाई चीजों को पढ़ रहे हो। इंपेरिकल मतलब जब आपको कोई चीज इवॉल्व करनी है सोसाइटी के लिए तो आप फील्ड पे उतर के रिसर्च करते हो कि उस सोसाइटी को एग्जैक्टली क्या चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रेप्लिकेबल एंड वेरीफाइबल। तो रेप्लिकेबल मतलब क्या है, टेस्ट की जा सकती है और रेप्लिकेट करी जा सकती है बाय अदर्स। मतलब उसको रेप्लिका मतलब कई सारी कॉपीज बना देना,
प्लस कई सारी कॉपीज का मतलब ये नहीं है कि कॉपी कंटेंट पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता, उसके उस कंटेंट के बेसिस पे कई सारी और रिसर्च कर देना, प्लस उसको टेस्ट किया जाता है कि जो साइंटिफिक रिसर्च का जो कंक्लूजन है वो सही है या गलत है, उसको प्रैक्टिकली टेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट है आपका थ्योरी ओरिएंटेड। तो जब सारी चीजें हो जाती हैं तब लास्ट में आता है आपका थ्योरी ओरिएंटेड। इसका मतलब क्या है, जो थ्योरीज बनी है उसको टेस्ट, बिल्ड या मॉडिफाई करना हो तो क्या होता है, थ्योरी ओरिएंटेड रिसर्च भी होती है, जिसमें थ्योरी को टेस्ट करना हो कि वो सही है गलत है, उसको रीमॉडिफाई करना हो या मॉडिफाई करना हो, ठीक है, मतलब बनाना हो या फिर मॉडिफाई करना हो, तो फिर साइंटिफिक रिसर्च आ जाती है उसके लिए। तो एग्जांपल देख लोगे, दैट इज टू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर लॉ, एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज इफेक्टिव, अ लीगल रिसर्चर में कंडक्ट सर्वेज, gather data from court cases and analyze trends in complaints before the law and after the law was implemented। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो रिसर्चर है जो रिसर्च करना चाहता है किस मैटर पे, कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो जब से आई है तो वो क्या है, वो इफेक्टिव है या नहीं है, तो ये रिसर्च करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सर्वे करोगे कि जब वो एक्ट आई तो लोगों का क्या रिएक्शन था उस पर, डेटा कलेक्ट करोगे कि उस एक्ट के अंदर कितनी कंप्लेंट्स हुई, क्या हुआ, ट्रेंड को एनालाइज करोगे कि कितनी फॉल्स थी कितनी ट्रू थी, और जो कि पहले थी और आफ्टर थी उसमें क्या फर्क हुआ, ये चीज ऑब्जर्व करके आप साइंटिफिक रिसर्च को कंक्लूड कर सकते हो इन फील्ड ऑफ लॉ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आपका चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन सोशल साइंस एंड लॉ। तो बेसिकली अभी तक साइंटिफिक रिसर्च को हम लोग यूज करते थे इन फील्ड ऑफ साइंस ओनली, बट अब साइंटिफिक रिसर्च को हम सोशल साइंस एंड लॉ में यूज करने लगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो साइंटिफिक रिसर्च है और जो लॉ है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो लॉ है वो नेचुरल साइंस से अलग है, बिकॉज ये क्या है, लॉ जो है वो सोसाइटी को डील करता है और जो नेचुरल साइंस है वो नेचर ऑफ द पीपल को डील करती है। ठीक है, तो जो सोसाइटी है, जो सोसाइटल मैटर्स हैं उसको लिए लॉ लगता है। अब उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च जो है वो हाईली एप्लीकेबल है इन फील्ड ऑफ लॉ, बिकॉज लॉ लगता तो लोगों पर ही है, तो लोगों की स्टडी करना मतलब इंपेरिकल स्टडी करना, मतलब फैक्ट बेस्ड स्टडी करना या डेटा बेस्ड स्टडी करना, वही हमारी साइंटिफिक रिसर्च है। तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि जो साइंटिफिक रिसर्च है वो लॉ में भी एप्लीकेबल है। तो इसमें क्या है, इंपेरिकल लीगल रिसर्च। ठीक है, तो इंपेरिकल मतलब मैं बता ही चुका कि ऑन फील्ड होती है लीगल रिसर्च, मतलब फील्ड रिसर्च, सर्वे, केस स्टडीज, स्टैटिकल एनालिसिस टू अंडरस्टैंड हाउ लॉ आर अप्लाइड एंड देयर रियल वर्ल्ड इफेक्ट। तो बेसिकली ये समझने के लिए कि उनके रियल वर्ल्ड में क्या इफेक्ट है और किस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ लॉ हो रहा है, ये जानने के लिए हमें इंपेरिकल स्टडी करनी पड़ेगी, मतलब फील्ड स्टडी करनी पड़ेगी। सोशियो लीगल स्टडीज, लॉ इज डीपली कनेक्टेड टू सोसाइटी, रिसर्च कैन बी यूज्ड टू स्टडी हाउ लॉज अफेक्ट डिफरेंट कम्युनिटीज और हाउ सोशल चेंजेस डिमांड फ्रॉम लीगल रिफॉर्म। तो बेसिकली क्या है, लॉ को किस तरीके से अप्लाई किया गया, तो वो हम रिसर्च करते हैं कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनका क्या रिएक्शन है पर्टिकुलर लॉ को लेके, कि कहीं उनका सप्रेशन तो नहीं हो रहा। ठीक है, देन पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव इंपैक्ट एनालिसिस। तो बेसिकली जो लेजिस्लेटिव इंपैक्ट मतलब जो लॉ बनाया गया, और पॉलिसी मतलब अगर किसी के अपलिफ्टमेंट के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई है तो उसका क्या इंपैक्ट आया रियल सेंस में, उसको स्टडी करना भी साइंटिफिक रिसर्च का ही पार्ट है जो कि लॉ फील्ड में रेलेवेंट होता है। उसके बाद बिहेवियरल स्टडीज, मतलब एक पर्सन का क्या बिहेवियर है, जैसे कि जजेस का क्या बिहेवियर है, लॉयर का क्या बिहेवियर है, वो चीज स्टडी करने में हेल्प होती है। जैसे अभी एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो एडवोकेट्स एक्ट जो आई थी वो क्या थी, वो उसमें एक अमेंडमेंट प्रपोज की गई जिसको एडवोकेट्स ने विरोध किया और वो आज की डेट में खत्म हो गई, रिपील कर दी गई। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, बिहेवियर स्टडी करता है कि कहीं वो लॉ इंट्रोड्यूस करा दिया जाए तो दंगे फसाद ना हो जाए। ठीक है, देन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब क्या है, साइंटिफिक रिसर्च बोरोज फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स टू इंप्रूव लीगल फ्रेमवर्क्स। तो बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च से हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर लॉ में रिसर्च नहीं करते, पर्टिकुलर सोसाइटी में रिसर्च नहीं करते, उसमें हम सारी फील्ड्स में जाते हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं, लीगल वर्क को, लीगल फ्रेमवर्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉ जो होता है वो पर्सन की साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सारी की सारी फील्ड्स पे जब इफेक्ट कर सकता है, जैसे इकोनॉमी है, जैसे पर्सन की इनकम है, टैक्स वगैरह है, तो क्या है, वो साइंटिफिक रिसर्च करके पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे कि अगर ये लॉ बनाया गया या ये लॉ को अगर इंप्लीमेंट करने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या रिव्यू है। ठीक है, देन मेथड्स क्या है साइंटिफिक रिसर्च के, वो देखते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, डॉक्ट्रिनल मेथड, कंपैरेटिव स्टडी मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, तो ये नाम से ही क्लियर है, क्वालिटी मतलब बेस्ड ऑन, क्वालिटी मतलब इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, केस स्टडीज, तो ये क्वालिटी पे बेस्ड है, मतलब जो कि सर्वे, स्टैटिकल एनालिसिस एंड रिग्रेशन पे बेस्ड है। मतलब क्या है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वर्क, चाहे एक लोगों का इंटरव्यू लिया बट वो एक लोगों का जो इंटरव्यू था बहुत अच्छी क्वालिटी का था, प्लस यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी डिफर कर रही है कि आप लोगों ने कितने लोगों के सर्वे को एनालिसिस किया, स्टैटिस्टिक्स को एनालिसिस किया और क्या क्या आपने स्टडी किया, मतलब कितना कंटेंट आपने पढ़ा। वहां पे कंटेंट लिमिटेड है बट वो क्वालिटी का कंटेंट है। उसके बाद डॉक्ट्रिनल एनालिटिकल मेथड्स। ठीक है, तो बेसिकली डॉक्ट्रिनल मेथड क्या होता है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश डॉक्ट्रिन है, जैसे लीगल रीजनिंग, प्रेसिडेंट्स,
इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इसके लिए सारी डॉक्ट्रिन्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, मतलब उसमें कुछ भी अभी एवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो बेसिकली ये क्या है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड डॉक्ट्रिन्स है उसको स्टडी करने को बोलते हैं डॉक्ट्रिनल रिसर्च। उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी, मतलब जब हम कंपैरिजन ऑफ लॉ करने लगे बिटवीन टू जुरिसडिक्शन या बिटवीन टू कंट्रीज, अगर इंटर कंट्री की बात है तो टू कंट्रीज, अगर एक ही स्टेट एक ही कंट्री की बात है तो पर्टिकुलर स्टेट्स का हम देख सकते हैं कि लॉ इस स्टेट में कैसे लगता है और स्टेट में कैसे अप्लाई किया जाता है, और अगर एक ही स्टेट के अंदर की बात हो रही है तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। देन एक्सपेरिमेंटल मेथड, लेस कॉमन बट यूज्ड इन पॉलिसी ओरिएंटेड लीगल रिसर्च। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल मेथड जो लॉ में होता है कम फॉलो किया जाता है, बिकॉज एक्सपेरिमेंट करने का स्कोप नहीं होता, क्योंकि अगर आपने लॉ बना दिया और किसी को सजा देने के लिए आपने कर दिया तो जब तक उसको हटाया जाएगा तब तक तो 2-4 लोग पनिश हो चुके होंगे, ठीक है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट का इसमें कोई स्कोप नहीं होता। अब ये क्या है, मेथड्स का ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, तो ये आप वन लाइनर में लिखा हुआ है, तो आप ये समझ लोगे, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके बाद एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल 1 जो है वो बात करता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, कि मतलब जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आई थी वो कितनी इफेक्टिव है। तो पहले जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट थी वो अलग चीज थी, बाद में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अमेंडमेंट लाई गई आफ्टर निर्भया केस, ठीक है। तो बेसिकली जब हम बात करें पहली बार जब इंट्रोडक्शन किया गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, जिसमें बोला गया कि अगर कोई पर्सन 18 से कम है तो उसका नॉर्मल एडल्ट पर्सन की तरह ट्रायल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये जो मेथड हुआ था, जो उसको इफेक्टिवनेस स्टडी की गई कि कितनी इफेक्टिव है, तो ये कैसे की गई, सर्वेस के, कि मतलब कितने लोग क्या कहना चाहते हैं, इंटरव्यूज विद पुलिस, जुवेनाइल होम्स एंड एनजीओस। तो बेसिकली यही लोग ज्यादा जुवेनाइल्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं या क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन द सेंस कि क्राइम रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या है, उनसे सर्वे करके और उनका इंटरव्यू करके हमने ये पता किया कि कितनी इफेक्टिव है। उसके बाद फाइंडिंग क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन इन मैनी डिस्ट्रिक्ट्स। तो जब हमने ये चीजें की तो हमें पता लगा कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो अभी उतनी इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस है और प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब इंपैक्ट क्या है, रिकमेंडेशन फॉर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर इन्फोर्समेंट। तो बेसिकली ये हमने कंक्लूड किया कि हमारी रिसर्च जो हमने इस मेथड से की, इन लोगों का इंटरव्यू सर्वे करके, उससे हमें यह पता लगा कि जो इंपैक्ट है, जो फाइंडिंग है, वो अवेयरनेस और इसकी वजह से प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, और उसको कराने के लिए क्या है, लीगल ट्रेनिंग एंड प्रॉपर इन्फोर्समेंट की जरूरत है। देन इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 एंड एग्जांपल नंबर 3 आप सेल्फ स्टडी करोगे तो ये मैंने लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी हुआ। देन दिस इज योर कंक्लूजन। इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया ओवर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिसर्च अप्रोच, हिस्टोरिकल, कंपैरेटिव, सोशल सर्वेज एंड केस स्टडी। तो बेसिकली ये जो रिसर्च अप्रोच है, मतलब आप किस तरीके से रिसर्च को प्रोसीड करने वाले हो, ये बताता है, ठीक है। तो रिसर्च प्रोसीड करने का मतलब क्या है, पहला हिस्टोरिकल, जो हिस्ट्री में हुआ हम उसे पढ़े और हिस्ट्री में जो हमसे गलती हुई है उसे हम रिपीट ना करें, ठीक है। कंपैरेटिव, हम दूसरी जगह की चीजों को सेम चीज से कंपेयर करें, जो सिमिलर चीजें हैं वो हम कंपेयर करें, जहां की बेटर हो हम वहां के लिए अडॉप्शन की बात करें, ठीक है। सोशल सर्वेज, सोशल सर्विस करें कि सोसाइटी क्या कहती है, जो आफ्टर इंप्लीमेंटेशन है, जैसे लॉ बना तो उसके इंप्लीमेंटेशन पे सोसाइटी का क्या रिकमेंडेशन है, तो हम उसको स्टडी करें। और लास्ट है आपका केस स्टडी, कि मतलब जैसे कोई लॉ इंप्लीमेंट हुआ तो उसके बाद क्या क्या केसेस रिपोर्ट हुए इन कोर्ट्स, तो हम वो स्टडी करें, ठीक है। तो पहला हिस्टोरिकल अप्रोच है, इसकी मैं डेफिनेशन डिस्कस कर ही चुका हूं, दैट इज ये जो अप्रोच है ये बात करती है ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ लॉ। तो कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे डेवलप हुआ और कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, उसका मोर इफेक्टिव एवोल्यूशन कर सके। एलिमेंट्स क्या है, फोकस ऑन क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी पे फोकस करती है मेन। इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, तो जो हिस्ट्री है जहां से लॉ या फिर कोई भी पर्टिकुलर लॉ की बनने की शुरुआत हुई तो वहां को उसको इंटरप्रेट करती है। लिंकिंग पास्ट टू प्रेजेंट लीगल डेवलपमेंट्स, तो जो पास्ट डेवलपमेंट्स थी और जो प्रेजेंट डेवलपमेंट्स हैं उसको लिंक करती है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, रिसर्चिंग इन एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक बहुत सारी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, पहले रिसर्च हमने किया कि पहले क्या था कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी। उसके बाद ब्रिटिश कॉमन लॉ को हमने एग्जामिन किया, जहां पे जो ब्रिटिश के जजेस थे वो लॉ बनाते थे। एंड देन डिबेट्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स हुई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो डिबेट्स हुई, वो हमने एनालाइज करा। तब हमें पता लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से अच्छे से इन्फोर्स कराया जा सकता है, प्लस उसमें क्या क्या फ्यूचर में अमेंडमेंट्स करी जा सकती है, ठीक है। अब एप्लीकेशन इन लॉ क्या है, अंडरस्टैंडिंग व्हाई द लॉ वाज इनेक्टेड, क्यों लॉ इनेक्ट किया गया। देखो कोई भी लॉ बनाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रोस्पेक्ट होता है। जैसे मान लो एक चोरी को रोकने के लिए लॉ बनाया गया, तो यहाँ पे मिस्चिफ क्या है, चोरी, मतलब जो उसका एस्पेक्ट है वो ये है कि वो चोरी को रोक सके, ठीक है। तो अब हमने पहले तो इसमें क्या एनालिसिस किया हिस्टोरिकल रिसर्च में, कि पहले हमने लॉ बनाया क्यों। दूसरा हमने करा जुडिशियल प्रेसिडेंट इन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, तो बेसिकली क्या है कि जब हमने लॉ बनाया तो तब उस टाइम पे कि जुडिशियल प्रेसिडेंट जजेस का क्या कहना था तब उस जमाने में, ठीक है। रिफॉर्मिंग आउटडेटेड लॉज, तो जो आउटडेटेड लॉज है उनको रिफॉर्म करा, जैसे आईपीसी को रिफॉर्म कर दिया टू बीएनएस, ठीक है। देन दीज आर योर रेलेवेंट केसेस, तो ये लीगल वर्ड रियल एग्जांपल है, ठीक है।
तो ये आप देख लोगे। उसके बाद दिस इज योर कंक्लूजन। उसके नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक है दैट इज कंपैरेटिव अप्रोच। तो कंपैरेटिव अप्रोच मैं क्लियर कर ही चुका हूं। जब हम कंपैरिजन करने लगते हैं, जैसे आप लोगों ने एक कॉमन मीम तो सुना ही होगा कि शर्मा जी के बेटे के इतने नंबर आते हैं, तो बेसिकली वो क्या है, कंपैरिजन है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कंपैरेटिव रिसर्च स्टडीज द लॉज, लीगल सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस ऑफ 2 और मोर कंट्रीज और रीजन्स टू फाइंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो बेसिकली कंपैरेटिव स्टडी क्या करती है, जो लॉज, लीगल सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस है 2 से या 2 से ज्यादा कंट्री के, मतलब डिफरेंट कंट्रीज के जो कि सिमिलर लॉ लगा रहे हैं, उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। प्लस हम ये देखते हैं कि क्या हमारे में कमी है, जो हम उसको ठीक कर लें तो हमारे भी उस कंट्री की तरह बेटर डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या है, क्रॉस जुडिशियल एनालिसिस। तो बेसिकली क्रॉस जुडिशियल एनालिसिस है जहां पे हम दूसरे जुडिशियल एरिया को स्टडी करते हैं। फोकस ऑन लीगल कंसेप्ट, डॉक्ट्रिन्स एंड प्रोसीजर। तो बेसिकली जो लीगल कंसेप्ट बनाया गया है, डॉक्ट्रिन्स जिस पे लॉ बना हुआ है, प्लस प्रोसीजर, अगर प्रोसीजर लॉ है तो उस पर फोकस करते हैं। देन लर्निंग फ्रॉम फॉरेन लीगल सिस्टम। तो अगर जो बेटर सिस्टम है हम उससे लर्न करते हैं, ठीक है। जो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कंपेयर करोगे तो अच्छे, आपको अगर प्रोग्रेसिव कंपैरिजन चाहिए तो आप किसी ऐसे पर्सन से करोगे ना जो आपसे बेटर पोजीशन पे है, ठीक है। अगर लोअर वाले से करोगे तो आप तो खुद ही अपना डाउनफॉल चाहते हो, ठीक है। तो ये है। उसके बाद एग्जांपल ये आप देख लोगे। उसके बाद एप्लीकेशन लॉज इन इंडिया क्या है, लीगल रिफॉर्म्स, बोरोइंग गुड प्रैक्टिसेस फ्रॉम अदर्स जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो अच्छी प्रैक्टिसेस, जो अच्छे लोग हैं, एक कहावत कही जाती है कि अपनी संगत अच्छी रखो, तो जो अच्छी लगे बातें उसको अडॉप्ट कर लो, जो बुरी लगे तो भगवान ने 2 कान दी है, एक कान में से सुनो और दूसरे कान से बाहर कर दो, ठीक है। ड्राफ्टिंग न्यू लॉज। तो न्यू लॉ बनाने में रिसर्च जरूरी है, मतलब कंपैरिजन जरूरी है। एंड इंटरनेशनल लॉ हार्मोनाइजेशन। तो बेसिकली जब भी कोई इंडिया में लॉ बनता है तो सिर्फ इंडिया को मद्देनजर रखते हुए नहीं बन सकता, उसके लिए बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, प्रेसिडेंट्स, प्लस इंटरनेशनल ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स, जो भी दो देशों के बीच में एग्रीमेंट्स हुआ है, तो उसके बेसिस पे लॉ बनता है। अगर आप केवल डोमेस्टिक लॉ बनाने जा रहे हो तो आप सिर्फ डोमेस्टिक चीजों को सर्वेलेंस करके नहीं बना सकते, आपको इंटरनेशनल भी चीजें याद रखनी पड़ेगी, ध्यान में रखना पड़ेगा। देन दीज आर योर रियल वर्ल्ड केस। उसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाता है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज सोशल सर्वे अप्रोच, ठीक है। सोशल सर्वे अप्रोच नाम से क्लियर है, जहां पे आप सोसाइटी का सर्वे करते हो कि जो लॉ बना, जो इंपेरिकल डाटा है वो क्या कहता है, मतलब लॉ बनने के बाद जो इंपेरिकल डाटा है वो क्या कहता है, ठीक है। तो टूल्स क्या है, क्वेश्चनर्स, क्वेश्चन फॉर्मेट, जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे, अगर आप लोग किसी रिसर्चर के कांटेक्ट में हो तो वो क्वेश्चनर बनाता है गूगल फॉर्म वगैरह पे, तो आप उसके आंसर करते हो तो उसकी रिसर्च में हेल्प होती है। प्लस इंटरव्यूज करते हैं हम, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला बुला के इंटरव्यूज करते हैं, या फिर ऑनलाइन वे में इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। फील्ड विजिट्स, कई बार हम विजिट्स करते हैं, जैसे कोई एनजीओ वगैरह है या फिर कोई जहां पे हमें डेटा मिल सकता है वहां पे हम विजिट करते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स, मतलब क्या है, जो सैंपल्स कलेक्शन होता है उसको टेक्निक से हम सैंपलिंग करके, मतलब एक तरीके से सैंपल्स बना के अपने रिसर्च में डालते हैं। देन एग्जांपल क्या है, अ सर्वे ऑफ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस टू स्टडी। तो बेसिकली क्या है, ये सर्वे है कि अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम है तो उसका क्या स्टडी कैसे कर सकते हैं, तो ये क्या है, सोशल सर्वे है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लॉ क्या है, एप्लीकेशन लॉ कैसे होगा, आइडेंटिफाइंग इंप्लीमेंटेशन गैप्स इन सोशल लेजिस्लेशन। तो बेसिकली जो सोशल लेजिस्लेशन है, मतलब जो लॉ बना हुआ है उसमें क्या गैप्स हैं, कहां कमी आ रही है जिसकी वजह से प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। गॉजिंग पब्लिक परसेप्शन ऑफ लॉज। तो पब्लिक का क्या परसेप्शन है उस लॉ को लेके, जैसे आज की डेट में जो वुमेन के लिए राइट्स हैं, मानता हूं कि उनके वेलफेयर के लिए बने हैं, बट एक्सट्रीम केस में वो मिसयूज हो रहे हैं। तो दैट इज द परसेप्शन ऑफ लॉ, कि जो आजकल जो जनता होगी, जो बच्चे हैं, वो इस चीज से अवॉइड करते हैं शादी वगैरह करने से, कि उनके ऊपर कहीं डोमेस्टिक वायलेंस या फिर कोई डाउरी का या फिर कोई डाइवोर्स वगैरह का केस ना हो, उनको मेंटेनेंस ना देना पड़े। देन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी रिकमेंडेशन। तो बेसिकली इससे क्या होती है, जब हम ये दोनों रिसर्च कर लेते हैं तब हम पॉलिसी रिकमेंड कर सकते हैं। देन दिस इज योर रियल वर्ल्ड केस। उसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाता है। उसके बाद लास्ट आपका इसी में टॉपिक है, दैट इज कैटेगरी, दैट इज केस स्टडी अप्रोच, ठीक है। तो केस स्टडी अप्रोच मतलब क्या है, जो केसेस हुए हैं उनको स्टडी करना, अब वो चाहे कोर्ट के केसेस हो या फिर मीडिया रिपोर्टेड केसेस हो, उनको स्टडी करना, ठीक है। तो अब क्या है, टाइप्स ऑफ केस स्टडी क्या है, सिंगल केस, आप एक ही केस को स्टडी करके उस पर रिसर्च कर लो। मल्टीपल केसेस, आपने बहुत सारे सेम वैरायटी के केसेस लिए और आपने उस पर रिसर्च करी। एंड देन कंपैरेटिव केस स्टडीज। तो बेसिकली जब आपने बहुत सारे वैरायटी के केसेस लिए तो आपने हो सकता है इंडिविजुअल केस पे रिसर्च करी हो या फिर मल्टीपल केसेस पे, बट इसमें ही अगर आपने कंपैरिजन कर दिया कि इस केस में हेल्ड हुआ था, इस केस में हेल्ड हुआ था, तो दैट इज कंपैरेटिव केस स्टडीज। यदि आपका एग्जांपल हो गया जैसे निर्भया केस, ठीक है, जिसमें लीगल प्रोसीजर जो फॉलो होते थे, पब्लिक रिएक्शन प्लस लेजिस्लेटिव रिस्पांस। तो जो लीगल प्रोसीजर फॉलो किया जाता था, दैट इज कि अगर कोई 18 बिलो है, 18 ईयर से कम है, तो उसको पनिश नहीं करेंगे एज एन एडल्ट, ठीक है। तो अब बेशक उसमें ऑफेंस सबसे ज्यादा जो ग्रेव ऑफेंस किया था, ब्रूटल ऑफेंस किया था, वो एक पर्सन था जो कि 17 ईयर समथिंग डेज का था, तो उसने ही ऑफेंस किया था, बल्कि उसको छोड़ दिया गया, ठीक है। देन पब्लिक रिएक्शन, इस बात में पब्लिक का बहुत विद्रोह हुआ और उन्होंने ये डिमांड करी कि इस पर्सन को, बेशक लॉ कुछ भी कहता रहे, मगर इस पर्सन को उसको एक्सेप्शन मानो और वो उसको सेम एडल्ट की तरह पनिश करो। बट हमारे लॉ में ये अच्छी बात कह लो या बुरी बात कह लो कि वो ये कहता है कि अगर कोई लॉ बना हुआ है सेम डे पे, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है कॉन्स्टिट्यूशन का,
कि अगर आपने कोई एक्टिविटी आज की है तो आपको आज के लॉ के हिसाब से पनिश किया जाएगा। अगर आज के लॉ में वो पनिशमेंट नहीं है, वो एक्टिविटी एक क्राइम नहीं है, तो आपको कल उस लॉ को बदल के आपको रेट्रोस्पेक्ट में मतलब बैक डेट में जाके आपको पनिश नहीं किया जा सकता, ठीक है। देन लेजिस्लेटिव रिस्पांस क्या आया, ये अमेंडमेंट एक्ट आई जिसमें इन्होंने क्या बना दिया, 16 to 18 ईयर्स का गैप बना दिया कि अगर कोई पर्सन 16 to 18 ईयर्स है और वो हीनियस ऑफेंस करता है तो उसकी मेच्योरिटी पे मतलब कि वो ऑफेंस को समझने की शक्ति उसकी कितनी थी, ये एक बोर्ड कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और वो बोर्ड के बेसिस पे अगर उसकी समझने की कैपेसिटी प्रॉपर थी एज एन एडल्ट तो उसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाएगा। देन आता है एप्लीकेशन इन लॉ। एप्लीकेशन इन लॉ क्या है, लीगल एजुकेशन एंड मूड कोर्ट प्रिपरेशन। तो बेसिकली ये क्या है, लीगल एजुकेशन को बढ़ाता है प्लस मूड कोर्ट जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं उसके प्रिपरेशन में हेल्प करता है। देन एनालाइजिंग लैंडमार्क जजमेंट्स, जो लैंडमार्क जजमेंट्स होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट की बिलोंग करती हैं तो उसको एनालाइज करने में हमें हेल्प मिलती है, प्लस हम इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ बेटर कर सकते हैं। स्टडिंग इफेक्टिवनेस ऑफ स्पेसिफिक लॉ इन स्पेसिफिक केस, तो जो लॉ बना, स्पेसिफिक लॉ बना पर्टिकुलर केस के लिए, उसको हेल्प करता है कि वो कितना इफेक्टिव है ये समझने के लिए। उसके बाद ये रियल वर्ड यूज है और फिर ये आपका फाइनल कंक्लूजन है। उसके बाद हम चलते हैं, ये हमारी समरी टेबल है। ये सारे अप्रोच को मैंने एक ही उसमें लिख के, ताकि आपको जैसे एग्जाम पॉइंट में तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, तो आपको एग्जाम पॉइंट में इजीली समझ में आ जाएगा, एक ही बारी में पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा। देन आपका आता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब जब भी हम रिसर्च करने चलते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में होनी चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम, कि मतलब हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्या है, हम किस दिशा में मूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इट इज अ क्वेश्चन और इशू दैट रिसर्चर सीक्स टू सॉल्व थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। तो बेसिकली जो रिसर्चर है उसको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन उसके दिमाग में आया है उसको सॉल्व करना है, जिसके लिए वो रिसर्च कर रहा है। और रिसर्च करने का मतलब क्या है कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिसर्च कर रहा है, ठीक है। इट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी रिसर्च प्रोजेक्ट। तो बेसिकली कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट होता है तो उसका ये फाउंडेशन होता है। देन इसकी डेफिनेशन क्या है, अ रिसर्च प्रॉब्लम इज क्लियर, कंसाइज एंड वेल डिफाइंड क्वेश्चन दैट द रिसर्चर एम्स टू एड्रेस यूजिंग एविडेंस एंड एनालिसिस। तो बेसिकली ये क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, क्लियर, कंसाइज एंड वेल डिफाइंड क्वेश्चन है, मतलब प्रॉपर वे में आपको समझ में आया ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रिसर्चर का एम क्या है कि जो एविडेंसेस मिले, जो एनालिसिस वो रिसर्च में करे, उससे उस क्वेश्चन का वो आंसर कर सके, ठीक है। देन स्टेप्स क्या है, कैसे फॉर्मुलेट करें रिसर्च प्रॉब्लम को। सबसे पहले ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालो, मतलब एक ब्रॉड एरिया, जैसे मान लो कि आपका एरिया है सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ, तो ये ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल जस्टिस, जेंडर राइट्स, एनवायरमेंटल लॉ, ये ब्रॉड एरिया है। उसके बाद नैरो इट डाउन। अब जैसे मान लो क्रिमिनल लॉ में चले गए, ठीक है। अब क्रिमिनल लॉ में बहुत सारे बाइफिकेशंस आते हैं, जैसे वुमन के अगेंस्ट जो लॉज हैं, मेन के अगेंस्ट जो लॉज हैं, या फिर मान लो चाइल्ड के अगेंस्ट जो लॉज हैं, तो वो सारे लॉज आपको देखने हैं, ठीक है। जैसे मान लो इसका एग्जांपल है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को चूज करा, तो आपने उसमें एक पर्टिकुलर आर्टिकल चूज कर लिया, दैट इज आर्टिकल 19(1) जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। उसके बाद रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटरेचर, तो जो अभी तक रिसर्च हो चुकी है प्लस जो बुक्स हैं, ठीक है, जो रिसर्च है प्लस जो बुक्स हैं उसको स्टडी करो, उसको रिव्यू करो, उसको देखो, और फिर देखने के बाद उसमें क्या करो, गैप सर्च करो कि क्या एग्जैक्ट क्या गैप है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, जहां पे आप रिसर्च करके कुछ सोसाइटी को दे सकते हो। क्योंकि रिसर्च का एम ये होना चाहिए कि आप सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड करना चाहते हो, कुछ बेनिफिट देना चाहते हो अपनी मेहनत से, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, जो एग्जिस्टिंग रिसर्चेज है, उनको पढ़ना है, एंड देन पढ़ने के बाद कहां वो लैग कर रहे हैं, कहां पे गैप आ रहा है, कहां पे अभी तक एक ग्रे एरिया है जहां पे रिसर्च नहीं हुई है, आपको वो चीज फाइंड आउट करनी है, और फिर जब वो चीज मिल जाए तब आप प्रॉब्लम को बना सकते हो प्रॉपर्ली, ठीक है। देन एग्जाम्पल क्या है, जैसे ब्रॉड एरिया हो गया राइट टू प्राइवेसी, नैरो कर दिया उसको सर्वेलेंस बाय द स्टेट, कि स्टेट जो हमारे प्राइवेसी राइट पे हिंटर करता है। तो प्रॉब्लम क्या बनी, वेदर द इंक्रीजिंग यूज ऑफ सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज बाय इंडियन गवर्नमेंट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल नंबर 21। तो ये बन गई हमारी रिसर्च प्रॉब्लम। अब इस पे प्रॉपर रिसर्च की जाएगी और स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स को देखा जाएगा और एम्पेरिकल रिसर्च करके ये चीज निकाली जाएगी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, पहले स्पेसिफाइड एंड फोकस्ड, तो ये इधर उधर नहीं, टू द पॉइंट, टारगेटेड और फोकस्ड होती है, प्लस रिसर्चेबल, तो फिलोसफिकल नहीं होती, कि ऐसा नहीं कि आपकी फिलॉसफी है कि आपका कुछ मानना है, ये पर्टिकुलर क्या है, ये रिसर्च करने के लिए, मतलब रिसर्च करने के लायक होती है कि हाँ इस फील्ड पे आप रिसर्च करो। रेलेवेंट टू करंट लीगल और सोशल इश्यूज, तो आज की डेट में जो रिसर्च करी जाती है, क्योंकि अगर आपको सोसाइटी को रियल में बेनिफिट करना है तो जो करंट में लीगल इशू या सोशल इशू चल रहा है उसी पे आप रिसर्च करो, तो बेटर रहेगा आपकी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू पे। देन फिजिबल विद अवेलेबल टाइम एंड रिसोर्सेज, तो जो अवेलेबल टाइम एंड रिसोर्सेज होना चाहिए उससे फिजिबल हो, मतलब उसके हिसाब से हो। ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा टॉपिक चूज कर लिया, ना आपके पास उतना टाइम है उस मैटर पर रिसर्च करने का, ना रिसोर्सेज है, तो आपने एक वाहियात सी रिसर्च तैयार कर दी जिससे सोसाइटी को कोई भी फायदा ना हो, ठीक है। देन प्रिपेयरिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव आंसर और असम्पशन अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम। अब जैसे ये जो रिसर्च प्रॉब्लम आपने बनाई ये वाली, इसके अंदर आप इस क्वेश्चन को यस और नो में आंसर कर लोगे पहले, रिसर्च करने से पहले। अब जब मान लो आपने यस कर लिया कि हाँ भाई जो स्टेट के सर्वेलेंस सिस्टम है उससे राइट टू प्राइवेसी इफेक्ट हो रहा है, यस कर लिया, तब आप रिसर्च करोगे और जो फैक्ट्स और डेटा आएगा उसके हिसाब से आप अपना हाइपोथेसिस
लास्ट में कंक्लूजन में लिखोगे द हाइपोथेसिस वाज करेक्ट या फिर हाइपोथेसिस वाज इनकरेक्ट कि ऐसा ऐसा डेटा नहीं मिला। ठीक है, अब टाइप्स क्या है? डिस्क्रिप्टिव, जहां पे डिस्क्रिप्शन हो रहा है, जैसे प्रेडिक्ट्स द एक्सिस्टेंस ऑफ फिनोमेना, तो कोई एक्सिस्टेंस है फिनोमेना का तो उसको प्रेडिक्शन, जैसे द रेट ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस हैज इंक्रीज्ड आफ्टर एनैक्टमेंट ऑफ पॉक्सो एक्ट, तो बेसिकली क्या है, ये एग्जिस्टिंग फिनोमेना है जो कि हो रहा है, रियल में हो रहा है। ठीक है, देन रिलेशनल हाइपोथेसिस shows the relation between two variables, जहां पे there is a relationship between social status and access to justice in rural India। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, सोशल स्टेटस और एक्सेस टू जस्टिस, क्या आप अगर मान लो अपर सोशल स्टेटस से हो तभी आपको रूरल इंडिया में मतलब गांव क्षेत्रों में आपको जस्टिस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। देन कैजुअल हाइपोथेसिस, जिसमें इंडिकेट्स कॉज एंड इफेक्ट, जैसे एग्जांपल लैक ऑफ लीगल लिटरेसी कॉजेज लो कन्विक्शन रेट्स इन डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये कैजुअल हाइपोथेसिस है। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप्स क्या है हाइपोथेसिस प्रिपरेशन के, दैट इज बेस्ड ऑन योर रिसर्च प्रॉब्लम। तो पहले ऑब्वियस सी बात है, जो क्वेश्चन होगा उसी का तो आंसर करोगे। ठीक है, देन मस्ट बी टेस्टेबल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका टेस्ट ही नहीं किया जा सकता, कुछ फिलोसफिकल थॉट नहीं होना चाहिए। मस्ट बी क्लियर एंड प्रिसाइज, तो आंसर जो होना चाहिए वो क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए। यस नो या डाउटफुल, जैसे नहीं बोलता कि नॉट श्योर, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। देन शुड सजेस्ट अ डायरेक्शन, तो बेसिकली एक डायरेक्शन दे कि जिस डायरेक्शन में आपको मूव करना है ताकि आप अपनी रिसर्च को कंक्लूड कर सको। ठीक है, अब ये एग्जांपल है, रिसर्च प्रॉब्लम पढ़ लोगे आप, ये मैं समझा ही चुका हूं। एंड देन दिस इज द हाइपोथेसिस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, इस रिसर्च प्रॉब्लम का हाइपोथेसिस क्या हो सकता है मैंने लिख दिया है। ठीक है, देन उसके बाद ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल रिसर्च क्या है, ये आप देख लोगे बाय द टेबल। इस टेबल में आपको कुछ भी ऐसे समझाने वाला पॉइंट नहीं है, इसमें सिर्फ एक एक लाइनर है, दैट इज पर्पस टू आइडेंटिफाई व्हाट टू स्टडी, हमें क्या पढ़ना है। रिसर्च प्रॉब्लम हमें बताता है कि हमें क्या पढ़ना है, और ये क्या प्रेडिक्ट करता है, गेस करता है आंसर टू द रिसर्च प्रॉब्लम। तो मतलब हमने पहले देखा कि हमें क्या पढ़ना है, फिर हमने उसका आंसर कर दिया। रोल क्या है, फॉर्म्स फाउंडेशन ऑफ द रिसर्च, तो ये अगर रिसर्च प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो रिसर्च करोगे किस पे, और जो हाइपोथेसिस होती है वो क्या है, गाइड्स द डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। तो इससे आपको क्या बनता है कि फाउंडेशन ये है, अब आपने उसका हाइपोथेसिस में यस नो कर लिया, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर फ्रेम कर लिया, और फिर आपने उस पर डेटा कलेक्शन का प्रोसेस शुरू करा। देन लीगल यूज क्या है, हेल्प्स आइडेंटिफाई गैप इन लॉ, इंप्लीमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो मतलब जो गैप्स इन लॉ है उस पे ही आप रिसर्च करोगे, उसी पे प्रॉब्लम फेस करोगे। एंड देन हेल्प्स इवैल्यूएट एग्जिस्टिंग लॉ और जस्टिफाई लीगल रिफॉर्म्स, तो बेसिकली क्या है, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसी को तो बना करके आप आंसर ढूंढोगे, तो या तो उसमें कोई कमी होगी तभी तो लीगल गैप मिला आपको, तो आपको क्या है, जस्टिफाई या फिर जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसको इवैल्यूएट करने का मौका मिलता है। देन दिस इज योर कंक्लूजन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक इज टूल ऑफ डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन का क्या टूल है, तो बेसिकली पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्राइमरी डेटा होता है एंड सेकेंडरी डेटा होता है। ठीक है, प्राइमरी डेटा मतलब जो हमारे आईपीसी है, ठीक है, जैसे बुक्स हैं तो वो हमारा क्या है, प्राइमरी डेटा है। अब इसमें क्या है, इंटरप्रिटेशंस है, कमेंट्रीज हैं, तो ये हमारा क्या है, सेकेंडरी डेटा है। प्राइमरी डेटा में केस लॉ भी आ जाता है। ठीक है, केस लॉ भी प्राइमरी डेटा का ही पार्ट है। अब इसमें क्या है, जो पहली चीज है डॉक्यूमेंट एंड कंटेंट एनालिसिस, तो इसमें बेसिकली दो तरीके की होती है, डॉक्ट्रिनल एंड एम्पिरिकल। तो डॉक्यूमेंट एंड कंटेंट एनालिसिस में क्या होता है कि जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, जो रिटर्न है, उसी को आप एनालिसिस करते हो और उसी में कमी या फिर कुछ प्लस माइनस ढूंढते हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट एनालिसिस इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग रिटर्न मटेरियल्स, स्टैट्यूट, जजमेंट एंड रिपोर्ट्स, तो जो एग्जिस्टिंग है उसी को आप पढ़ते हो, उसी को समझते हो। देन एप्लीकेशन इन लॉज, तो जो है ऑलरेडी है वही अप्लाई करते हो। स्टडिंग हाउ कोर्ट्स इंटरप्रेट फ्री स्पीच इन लैंडमार्क केसेस, ये एग्जांपल है। एंड एनालाइजिंग लैंग्वेज यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स और लीगल रिफॉर्म्स, तो बेसिकली क्या है, जो अभी लॉ है उसको किस तरीके से कोर्ट्स अप्लाई कर रहा है ये समझते हो। जैसे एग्जांपल ये आप देख लोगे। उसके स्टेप्स क्या है, स्टेप्स इन कंटेंट एनालिसिस क्या है, सेलेक्ट रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, तो पहला आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने रिसर्च ढूंढ लिया, रिसर्च का कोई टॉपिक ढूंढ लिया तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के पढ़ने लगे, तो आपकी रिसर्च आपके जो फील्ड जैसे रिलेट करता है आपको वो डॉक्यूमेंट ढूंढना है, दैट इज कोर्ट रूलिंग या स्टैट्यूट्स, कोई लॉ बना हुआ है तो। एंड देन आइडेंटिफाई थीम्स और टर्म्स, तो बेसिकली क्या थीम और टर्म है उसके अंदर वो आपको आइडेंटिफाई करना है। प्लस कोड देम फॉर फ्रीक्वेंसी, कंटेक्स्ट एंड मीनिंग, तो बेसिकली उनको लिखो, क्या करो, कोड करो, लिखो। फॉर फ्रीक्वेंसी कितनी जगह पे यूज हुआ है, कंटेक्स्ट किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है और उसका क्या मतलब निकलता है। देन इंटरप्रिटेशन पैटर्न्स एंड इम्प्लीकेशंस, तो इंटरप्रिटेशन करो उसका और इंप्लाई करो अपनी रिसर्च पे। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चनर, जो कि क्या है, एम्पेरिकल फील्ड का पार्ट है। क्वेश्चनर क्या है, सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होता है जहां पे आप किसी पर्सन से ओपिनियन लेते हो या फिर फैक्ट पूछते हो। ठीक है, तो क्लोज एंडेड जो कि एमसीक्यू, जो कि यस एंड नो में जो आंसर होते हैं जिसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन का स्कोप नहीं होता, ये पहला टाइप का क्वेश्चन होता है, दैट इज क्लोज एंडेड। ठीक है, ओपन एंडेड जहां पे डिस्क्रिप्टिव रिस्पांस होता है, जहां पे पर्सन टू पर्सन ओपिनियन डिफर करती है और सेम क्वेश्चन का आंसर भी डिफर करता है। एंड लाइकर्ट स्केल, स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, क्वेश्चंस का टाइप है। देन फीचर्स क्या है, इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग, तो ये बेसिकली इकोनॉमिकल है, आपको दिमाग से क्वेश्चन सोचना है और टाइम बचता है कि आपने एक पर्सन को क्वेश्चनर भेज दिया, उसने अपने रिस्पॉन्सेज नोट करके आपको भेज दिए, तो आपको एम्पेरिकल नहीं जाना पड़ा, मतलब ऑन फील्ड नहीं उतरना पड़ा।
यूजफुल फॉर लार्ज सैंपल साइजेस, मतलब जहां पे आपको ज्यादा लोगों को टारगेट करना है, मतलब क्वांटिटी पे फोकस करना है, तो आपको क्वेश्चनर इज द बेस्ट एंड कैन बी एडमिनिस्ट्रेड ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आज की डेट में तो दोनों तरीके से हो सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से, ठीक है। एग्जांपल क्या है ये देख लोगे आप, एंड देन दीज आर योर गाइडलाइंस कि क्वेश्चन से रिलेटेड क्या गाइडलाइंस होती है। तो क्वेश्चन जो होना चाहिए क्लियर होना चाहिए, अनबायस्ड एंड न्यूट्रल होना चाहिए। तो मतलब क्वेश्चन में आंसर नहीं आना चाहिए, जैसे आप मान लो किसी चीज पे एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, तो क्वेश्चन जब भी पूछोगे किसी से भी या क्वेश्चन फ्रेम करोगे, तो आपकी ओपिनियन या आपका आंसर उस क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल होना चाहिए। देन इंक्लूड एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द रिसर्च पर्पस। तो बेसिकली जो क्वेश्चन होगा तो पहले आपको रिसर्च पर्पस एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होगा जहां पे रिसर्च पर्पस आप एक्सप्लेन करोगे, एंड इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द रिस्पॉन्सेस। तो आपको क्या है, जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन पूछा, तो आपको इंश्योर करना है कि जो आंसर कर रहा है पर्सन, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि पता लगे आपने कोई ऐसा आपने क्वेश्चन पूछ लिया जो कि टेक्निकल था और वो बंदा बेचारा आंसर करने के चक्कर में जेल चला जाए। प्रिपेयरिंग फॉर फील्ड इंटरव्यू कैसे होता है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करो कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब क्या रिसर्च क्वेश्चन है। पॉपुलेशन की कौन सी पॉपुलेशन उस रिसर्च ऑब्जेक्टिव में हेल्प कर सकती है। इंटरव्यू गाइड करो या फिर लिस्ट ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाओ। परमिशन लो, सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस है जैसे कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, यहां से परमिशन लो, और अगर ये परमिशन है तो इनसे जाकर के आप इंटरव्यू कर सकते हो। प्रिपेयर रिकॉर्डिंग टूल्स, ऑडियो नोट्स एंड कंसेंट फॉर्म। तो बेसिकली कंसेंट इज अ मस्ट, तो कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो व्लॉगर्स हैं वो कहीं भी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कई लोगों की प्राइवेसी उससे एंटर हो सकती है। बेशक आप पब्लिक प्लेस पे हो, बट कंसेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कंसेंट के बिना आपको कोई काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसके लिए आप लीगल इंप्लीकेशन में फंस सकते हो, ठीक है। देन एग्जाम्पल देख लोगे आप। नेक्स्ट आता है आपका गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग इंटरव्यूज। क्या गाइडलाइंस है बिफोर इंटरव्यू, पहले कंसेंट ऑब्टेन करो, फिर पर्पस बताओ और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करो, ठीक है। ड्यूरिंग इंटरव्यू क्या करना है, रिस्पेक्टफुल रहना है, न्यूट्रल रहना है, नॉन जजमेंटल रहना है। ऐसा नहीं कि उसने कोई क्वेश्चन का आंसर कर दिया तो आप उसको जजमेंटल हो गए। देन यूज एक्टिव लिसनिंग, तो एक्टिव लिसनिंग को यूज करना मतलब ध्यान से सुनना उसकी बात, ऐसे नहीं बार बार उसे रिपीट करा रहे हो। अलाउ द रिस्पोंडेंट टू एलेबोरेट, तो अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सेंसिटिव टाइप का या फिर ऐसा है जिसमें एलेबोरेशन का कोई एस्पेक्ट है जिसमें आप एड ऑन कर सकते हो कुछ, तो उस पर्सन को एलेबोरेट करने का मौका दो। देन रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेज विद परमिशन, तो रिकॉर्ड करो रिस्पॉन्सेज को बट विद परमिशन, ठीक है। आफ्टर इंटरव्यू क्या होगा, मेक डिटेल्ड फील्ड नोट्स, तो जो फील्ड नोट्स हुए मतलब जो इंटरव्यू में क्या कंफ्यूजन रहा उसको डिटेल करो। एंड देन वेरीफाई अनक्लियर रिस्पॉन्सेज, जो क्लियर नहीं थे, जहां पे अनसर्टेनिटी थी या जो इंटरव्यूअर ने मना कर दिया कि नहीं इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं करूंगा, तो उसको रिमूव करो। एंड देन कोड एंड एनालिसिस द डाटा, तो बेसिकली क्या करो, कोडिफाई करो और एनालाइज करो डाटा को, ठीक है। अब नेचर एंड टाइप्स ऑफ इंटरव्यू ये आप देख लोगे, इसमें क्या है, पहला आता है दैट इज स्ट्रक्चर्ड, जो कि फिक्स क्वेश्चन एंड सेम ऑर्डर, तो आप क्वेश्चन फिक्स है और ऑर्डर भी सेम है, पर्सन कोई भी हो, ठीक है। यूजिंग सर्वे, तो सर्वे में यूज किया था जनरली। सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब गाइडेड बाय फ्यू क्वेश्चंस बट फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मे बी आस्क्ड मे नॉट बी आस्क्ड, और इंटरव्यू एक्टिविस्ट इसको यूज करते हैं। देन अनस्ट्रक्चर्ड ओपन कन्वर्सेशन स्टाइल, मतलब वहां पे आप प्रिपेयर करके नहीं जा रहे हो क्वेश्चंस, ओपन आपने हैंड टू हैंड जैसे पॉडकास्ट वगैरह में जनरली जो दिखाया जाता है, बेशक स्क्रिप्टेड हो अलग बात होती है, बट आप जनरली ये दिखाते हो कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब ओपन आपने स्टाइल में पूछा हुआ है या फिर आप प्रिपेयर करके नहीं आए हो। दैट इज लाइव हिस्ट्री इंटरव्यूज ऑफ कन्विक्ट्स, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन पर्पस, क्या पर्पस होगा, एक्सप्लेनेटरी होगा, टू गेन इनसाइट्स ऑन द इशू, तो बेसिकली इशू क्या है उस पर इनसाइट्स के लिए आपको पर्पस हो सकता है एक इंटरव्यू का। देन डिस्क्रिप्टिव, तो अगर कोई डॉक्यूमेंट है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उसको डिस्क्राइब करने का, जैसे सर्वाइवर्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। देन एक्सप्लेनेटरी, अगर कोई इफेक्ट है, कोई कॉज है, तो उसको एक्सप्लेन करना है, जैसे एग्जांपल व्हाई रूरल पीपल अवॉइड कोर्ट, क्यों गांव के लोग कोर्ट्स को अवॉइड करते हैं। देन दिस इज समरी टेबल, ये आपको मैं सारे टॉपिक्स डिटेल में समझा चुका हूं, तो आपको समझ में भी आ ही गए होंगे। तो ये वन लाइनर में लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ताकि आप लोग बेटर आपके एग्जाम्स में एक बार को रिवीजन करने के लिए आपके काम आ जाए। देन दिस इज योर कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद आगे चलते हैं, दैट इज व्हाट इज रिसर्च एथिक्स। अब जो मेन सबसे मुद्दा इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एथिक्स क्या है, एथिकल वैल्यूज इन फील्ड ऑफ रिसर्च, ठीक है। एथिकल वैल्यू मतलब मॉरलिटी ऑफ द रिसर्चर, ठीक है। मॉरलिटी ऑफ द रिसर्चर का मतलब क्या है कि एक रिसर्चर को मॉरल तब माना जाता है जब वो रिसर्च जेन्युइन करे, यूनिक करे, प्लस विदाउट कॉपी एंड पेस्टिंग करे, ठीक है। तो इसमें रिसर्च एथिक्स में क्या आता है, इट इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसको प्रोटेक्शन मिले, क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स जो कंक्लूजन है वो क्रेडिबल होने चाहिए, मतलब ऑफिशियल या फिर अच्छी जगह से लिए हुए होने चाहिए। एकेडमिक ऑनेस्टी, मतलब जो रियल ऑनेस्टी है, जहां से आपने सच में डेटा लिया है वही बताओ। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ डेटा, तो बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ डेटा है वो करो, ठीक है। देन प्रिंसिपल्स क्या है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, तो बेसिकली अगर आप किसी भी पर्सन का इंटरव्यू ले रहे हो या कोई भी चीज करने जा रहे हो, तो उसमें आप पहले उसका कंसेंट लो, जिसमें उसके सारे पर्पस बताओ कि आप क्यों कर रहे हो, प्रोसीजर क्या रहेगा,
रिस्क क्या है, बेनिफिट क्या है, ये सारी चीजें आप उसको बताओगे जिस पर्सन का आप इंटरव्यू ले रहे हो या फिर जहां से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो इंटरव्यू या डेटा कलेक्शन होना चाहिए, जो पर्सन डेटा दे रहा है या इंटरव्यू दे रहा है वो वॉलंटरली होना चाहिए, प्लस क्लियर अंडरस्टैंडिंग, उसको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी, तो बेसिकली क्या है कि आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है कि अगर किसी पर्सन की कुछ ओपिनियन है विद अ पर्टिकुलर फैक्ट, तो आपको उसने आपको बताई है ना कि उसने दुनिया को बताई है, तो आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है। आप बेशक वहां पे एनोनिमस नाम रख के कर सकते हो, उसको पब्लिश कर सकते हो, बट आपको उसका आइडेंटिटी या फिर उसको आपको लीक नहीं करना है। देन डू नॉट हार्म, हार्म नहीं पहुंचाना है, कैसे, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और लीगल हार्म टू द पार्टिसिपेंट्स। ऐसा नहीं करना है कि आपने किसी को बोला इंटरव्यू देने के लिए, उसने मना कर दिया तो आपने उसको लीगल नोटिस भेज दिया या फिर कोर्ट में बुला लिया या फिर उसे मारपीट करने लगे या फिर उसके खिलाफ डेफामेटरी को स्टेटमेंट इशू कर दिया। देन इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, तो बेसिकली क्या है, फैब्रिकेटेड नहीं होना चाहिए, बनाया हुआ फालतू फर्जी काम नहीं होना चाहिए, फॉल्स नहीं होना चाहिए, प्लेजराइज नहीं होना चाहिए, मतलब कॉपी पेस्टेड नहीं होना चाहिए। तो ट्रूथफुली होना चाहिए, मतलब ट्रूथ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ, मतलब आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो बेसिकली अगर कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जहां पे मैटर सीरियस हो सकता है रिलेटेड टू कम्युनल इश्यूज, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। प्लस रिसर्चर है उसको डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल इंटरेस्ट दैट माइट अफेक्ट देयर ऑब्जेक्टिविटी, तो बेसिकली अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि पर्सनल है या फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो वो उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। देन वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, तो मर्जी से होना चाहिए, जब मर्जी हो तब पार्टिसिपेट करे और जब मर्जी हो तो विड्रॉ कर ले, मतलब ऐसा कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स, तो जो कल्चर और जो सोशल नॉर्म्स है हमारे, जो मैं कह रहा था कल्चरल इफेक्ट, अगर कोई मान लो कम्युनल इफेक्ट हो जाए तो ऐसे क्वेश्चंस को या फिर ऐसे नॉर्म्स पे क्वेश्चंस नहीं उठाने चाहिए। रिसर्च एथिक्स इन लीगल स्टडीज क्या है, इट हेल्प्स मेंटेन जुडिशियल न्यूट्रलिटी, तो बेसिकली जुडिशियल को न्यूट्रल रहने में हेल्प करती है जो रिसर्च एथिक्स है। प्लस प्रिवेंट मिसयूज ऑफ सेंसिटिव लीगल रिकॉर्ड्स और टेस्टिमनीज, तो बेसिकली सेंसिटिव लीगल रिकॉर्ड्स को जो है वो उसको मिसयूज होने से बचाती है, मतलब एथिक्स जो एथिकल वैल्यूज है वो। देन इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी इन फैमिली लॉ और जुवेनाइल जस्टिस रिसर्च, तो बेसिकली अगर आप फैमिली लॉ रिलेटेड या फिर जुवेनाइल जस्टिस रिसर्च रिलेटेड या फिर अगर मान लो रेप रिलेटेड रिसर्च कर रहे हो तो आपको प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है, बिकॉज अगर आप विक्टिम की आइडेंटिटी लीक कर दोगे तो कहीं ना कहीं उसके सोशल स्टेटस पे फर्क पड़ जाएगा। देन एथिकल क्लियरेंस, ये क्या होता है, तो एथिकल रिव्यू बोर्ड ईआरबी और इंस्टीट्यूट एथिक कमिटी अप्रूवल बिफोर कंडक्टिंग रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स, तो अगर ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे आप रिसर्च करने जा रहे हो तो आपको इन दोनों बॉडीज से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग योर रिसर्च। देन कॉमन एथिकल इश्यूज क्या है, प्लेजरिज्म, आप कॉपी पेस्ट कर लेते हो, मिस इंटरप्रिटेशन, मतलब कोई कोर्ट है या कोई केस है तो उसको मिस कोट कर देते हो, एंड देन क्वेश्चन कुछ आप फोर्स तरीके से कर लेते हो, दैट इज फोर्सिंग प्रिजनर्स और अंडर ट्रायल्स टू पार्टिसिपेट, तो किसी तरीके से आप फोर्स करते हो या फिर कोई दबाव यूज करते हो। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब क्या है, जो पर्सनल डिटेल्स ऑफ विक्टिम है उसको पब्लिश कर देते हो, लीक कर देते हो। एंड देन दिस इज योर कंक्लूजन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड रिसर्च फाइंडिंग इन लीगल रिसर्च। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या समझा कि लीगल रिसर्च करते कैसे हैं, उसके क्या टाइप्स हैं, किस तरीके से लीगल रिसर्च करते हैं, क्वेश्चनर क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, किस तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं। अब हमने डेटा कलेक्ट करने के बाद अब हमने उसे प्रोसेस करना है और रियल रिसर्च फाइंडिंग्स को कंक्लूड करना है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा समझते हैं पहले, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा होता क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल एंड एम्पिरिकल टू अराइव एट कंक्लूजन्स, इट इंक्लूड्स फर्स्ट एडिटिंग। तो बेसिकली क्या है, ये जो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा है वो क्या कहता है, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करो उसको सिस्टमैटिकली, एनालाइज करो और इंटरप्रेट करो जो भी आपका डेटा आपको मिला है बाय ऑन फील्ड रिसर्च या फिर बाय डॉक्ट्रिनल रिसर्च, मतलब आपने थ्योरी बेस पे रिसर्च करी है तो आपको जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है पहले उसको ऑर्गेनाइज करो स्ट्रक्चर्ड वे में, प्लस एनालाइज करो कि क्या है वो, एंड देन उसको इंटरप्रेट करो, ठीक है। इंटरप्रेट मतलब अपने फील्ड के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करो कि उसको किस तरीके से आपके रिसर्च में डाला जा सकता है। तो इसमें पहले क्या है, एडिटिंग, रिमूविंग इनकंसिस्टेंसीज एंड एरर्स, तो वीडियो भी एडिटिंग होती है, ठीक है। तो अगर कोई एरर है, इनकंसिस्टेंसी है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। ऐसी सिमिलरली डेटा में कोडिंग, कोडिंग क्या है, क्लासिफाइंग रिस्पॉन्सेज और लीगल थीम्स न्यूमेरिकली और थीमेटिकली। तो बेसिकली कोडिंग मतलब क्लासिफाई करो, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे लाइब्रेरी में जाओ या फिर जैसे फोन में आप देखते होगे तो आपको जो कॉन्टैक्ट रहते हैं वो बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेव रहते हैं। सिमिलरली लाइब्रेरी में जो बुक्स रखी होती है वो एक प्रॉपर कोड के साथ रखी होती है कि आपको अगर लाइब्रेरियन से पूछोगे तो उसे पता होगा कौन सी बुक कहां पे रखी है। देन क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग सिमिलर डेटा, एग्जांपल केस लॉज बाय सब्जेक्ट, तो क्लासिफाई करो कि जो भी आपका रिलेवेंट डेटा है, सिमिलर डेटा है, जैसे केस लॉज के थ्रू क्लासिफाई कर दो या फिर कोई भी जैसे क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ के थ्रू क्लासिफाई कर दो। देन टेबुलेशन, प्रेजेंटिंग डेटा इन टेबल्स और चार्ट्स, तो बेसिकली टेबल और चार्ट से बनाने से आपको क्या होता है, माइंड मैप इजी हो जाता है। प्लस एनालिसिस, उसको एनालाइज करो लॉजिकली और स्टैटिकली ताकि आपके हाइपोथेसिस और लीगल इंटरप्रिटेशंस पे हेल्प हो सके। देन टाइप ऑफ डेटा इन लीगल रिसर्च, क्या डेटा होता है, डॉक्ट्रिनल एंड नॉन डॉक्ट्रिनल। तो देखो
दो ही तरह की रिसर्च होती है, या तो डॉक्ट्रिनल मतलब जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसी पे रिसर्च कर रहे हो, या फिर नॉन डॉक्ट्रिनल मतलब इंपेरिकल ऑन फील्ड रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली जब दो तरह की रिसर्च है तो डेटा भी दो तरीके का ही है। डॉक्ट्रिनल जो कि केस लॉस, स्टैट्यूट्स और लीगल मैगजीम्स के थ्रू मिलता है, और जो नॉन डॉक्ट्रिनल होता है वो इंटरव्यू, सर्वे एंड क्वेश्चनर्स के फॉर्म में मिलता है, जो कि इंपेरिकल होता है मतलब ऑन फील्ड होता है। ठीक है, उसके बाद ये एग्जाम्पल है, एंड देन स्टेप्स इन डेटा प्रोसेसिंग विद लीगल एग्जांपल्स। तो स्टेप क्या है, पहला एडिटिंग, ये मैं समझा ही चुका कि उसको एडिट करना होता है। कोडिंग ये भी समझा चुका, ठीक है, ये एग्जांपल्स के साथ है, आप देख लोगे। एंड देन क्लासिफिकेशन ये भी मैं समझा ही चुका हूं, ठीक है। क्या टेबुलेशन ये भी मैं बता चुका हूं। एंड देन एनालिसिस, एनालिसिस कैसे करना है, डॉक्ट्रिनल एनालिसिस मतलब जो डॉक्ट्रिन्स है उसको जजमेंट को कंपेयर करो स्टैट्यूट्स के साथ। स्टैटिकल एनालिसिस परसेंटेज, रेशियोज एंड कोरिलेशंस को एनालाइज करो विद रेफरेंस टू देयर कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट आता है थीमेटिक एनालिसिस, कोडिंग थीम्स इन क्वांटिटेटिव डेटा, एग्जांपल डिले इन जस्टिस, एक्सेस टू कोड्स। तो बेसिकली ये क्या है, थीम है, पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड है, तो इसको थीमेटिक एनालिसिस बोलते हैं। एंड देन लास्ट आता है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स का मतलब क्या है, जो आपने फाइंडिंग्स करी वो जैसे मान लो एनालिसिस हो गया, उसके बाद अब आप फाइंडिंग करोगे, मतलब आप क्या करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे कि आपकी फील्ड में कैसे वो रेलेवेंट है। तो once the data is analyzed, the researcher must explain its legal significance such as confirming or rejecting hypothesis। तो जब आपने डेटा एनालाइज कर लिया तो आप ये बोलोगे कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी इनिशियली, जब रिसर्च प्रॉब्लम के बाद हाइपोथेसिस आपने बनाई, तो क्या वो सही थी या गलत थी। देन लिंकिंग फाइंडिंग्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और स्टैट्यूटरी गैप्स। तो जो फाइंडिंग्स है, जो आपका रिजल्ट आया, जो आपने इंटरप्रिटेशन किया और जो फाइंडिंग्स आई, वो क्या है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से लिंक कर रहा है या कोई गैप अगर है तो उससे लिंक कर रहा है, तो आप बताओगे। एंड देन सजेस्टिंग रिफॉर्म्स इन लीगल पॉलिसी और प्रैक्टिस। तो बेसिकली रिसर्च करी किस लिए जाती है, ताकि सोसाइटी को अपलिफ्ट कराया जा सके। तो अगर कोई सजेशन है जो कि लीगल पॉलिसी और प्रैक्टिस को रिफॉर्म कर सकता है, तो आप सजेशन दोगे। देन प्रेजेंटिंग फाइंडिंग, तो फाइंडिंग बस ये नहीं कि आपको फाइंडिंग मिल गई, उसको प्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है, दैट इज फर्स्ट नैरेटिव फॉर्म और डॉक्ट्रिनल कंक्लूजन। तो नैरेटिव फॉर्म मतलब नरेशन की तरह आप समझाओ, तो उसको बोलते हैं, वो कहां होती है, डॉक्ट्रिनल कंक्लूजन पे होती है। स्टैटिकल समरीज, तो स्टैटिस्टिक्स मतलब यूज ऑफ नंबर्स या फिर ऐसी चीजें हैं, तो आप स्टैटिकल समरीज में भी अपनी चीज को समझा सकते हो। एंड देन चार्ट्स एंड टेबल्स फॉर इंपेरिकल डेटा। तो इंपेरिकल डेटा मतलब जो हमने ऑन फील्ड कलेक्ट किया है, तो आप चार्ट्स या टेबल्स के थ्रू उसको समझाओगे। एंड देन केस लॉ एनालिसिस विद ब्रीफ समरीज एंड रेशियो डेसिडेंडाई। तो ब्रीफ समरी और रेशियो डेसिडेंडाई के थ्रू आप केस लॉस को समझाते हो, ठीक है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल रिसर्च क्या है, वैलिडेट्स लीगल हाइपोथेसिस। तो बेसिकली क्या है, लीगल रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है, या तो वैलिडेट कर देगी या फिर रिजेक्ट कर देगी। तो आपको पता लगेगा कि आपकी जो सोच है, थॉट प्रोसेस है, वो क्या है, सही है, गलत है। ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी टू डॉक्ट्रिनल आर्गुमेंट्स। तो बेसिकली जो डॉक्ट्रिनल आर्गुमेंट्स है, मतलब जो कि ऑन बेस्ड सम आर्गुमेंट्स, जो आर्गुमेंट्स हैं वो बेस्ड ऑन सम डॉक्ट्रिन्स है, मतलब बनी हुई चीजों पे बेस्ड है, तो उस पे ऑब्जेक्टिविटी मतलब या तो वो सही है, ऑब्जेक्टिफाइड है, या फिर वो नॉट ऑब्जेक्टिफाइड है, गलत है, ठीक है। हेल्प्स लेजिस्लेटर, जजेस एंड स्कॉलर्स इन डिसीजन मेकिंग। तो बेसिकली ये क्या है, लेजिस्लेटर जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, उनको जजेस जो जो जजमेंट दे रहे हैं, जो कोर्ट में न्याय कर रहे हैं, प्लस स्कॉलर्स जो कि रिसर्च फील्ड में लगे हुए हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है लीगल रिसर्च, जो कि ऑलरेडी कंडक्टेड होती है। तो उन्हीं के रेफरेंस से वो चीज हेल्प कर सकते हैं अपने लीगल डिसीजन को। देन इनकरेजेस एविडेंस बेस्ड रिफॉर्म्स। तो बेसिकली क्या है, एविडेंस बेस्ड मतलब बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स या फिर स्टैटिस्टिक्स, तो उस पे जो है इनकरेज होता है। एंड देन एड्स वैल्यू टू पॉलिसी रिसर्च एंड क्लिनिकल लीगल स्टडीज। तो जो पॉलिसी रिसर्च है और जो क्लिनिकल लीगल स्टडीज है, उस पे वैल्यू ऐड करता है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, इट इज बेस्ड ऑन सम एविडेंस। देन दिस इज योर कंक्लूजन। इसी के साथ यूनिट नंबर 3 हमारी खत्म हो जाती है ऑफ लीगल रिसर्च एंड मूड कोड। अब जल्दी मिलते हैं यूनिट नंबर 4 में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।